गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत एक किंग मेकर के रूप में उभर रहा है। क्या भारत की एक ऐसी पोजीशन हो गई है कि जिसके पक्ष में भी झुकेगा, क्या उसके पक्ष में ही जो बैलेंस ऑफ पावर है शिफ्ट हो जाएगी। तो इस वाले वीडियो में हम सारी बातों की चर्चा करेंगे और एक एक करके हम वो सारे पहलुओं को समझेंगे जो इस बातों में एकदम खरा उतरते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है कि अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ जो मिशिगन प्रेस की तरफ से एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया एज अ किंग मेकर। कि मतलब अगर भारत एक किंग मेकर है, किंग मेकर का मतलब ये होता है कि अगर दो गुट हैं, दो गुट की तरफ से एक तीसरा व्यक्ति अगर जिसकी तरफ भी झुकेगा उसी का पलटा जो है भारी हो जाएगा। अभी हाल ही में किंग मेकर के रूप में अभी आपने देखा होगा कि जो महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है उसमें जो सिंधे जो थे, वहाँ के सिंधे जो थे तो पहले वो शिवसेना के साथ में थे, लेकिन वो एक किंग मेकर के रूप में ऐसे थे कि उन्होंने अपनी पार्टी उठाई और बीजेपी के साथ में मिल गई तो उन्होंने अपनी खुद खुद वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरी अगर जिसके पक्ष में भी जाते हैं उसी की तरफ बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं किंग मेकर। मतलब कि जो दूसरों को राजा बनाने में सक्षम हो। सबसे पहले अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर हमें दिखाई देता है जिसमें एक एक तरफ आपका यूएसए मिलेगा, एक तरफ यूएसएसआर मिलेगा, एक तरफ चाइना मिलेगा, एक तरफ इंडिया मिलेगा। और जो इसमें दो बड़ी इकोनॉमी है आपकी जर्मनी, और इसके बाद जो आपका यहाँ पे जापान मिलेगा, लेकिन ये पॉपुलेशन की बहुत ही कम है। तो जो बैलेंस ऑफ पावर है अगर आप देखें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इस समय पे वो हो रहा है यूएसए और जो यूरोप है एक साथ हैं। और इसके बाद जो मतलब रसिया है और चाइना है एक साथ हैं। लेकिन अगर इन इन सबको जो काउंटर कर रहा है वो कर रहा है इंडिया की पोजीशन इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि हमारे पास एक ह्यूज तो हमारे पास पॉपुलेशन है। एक तो ह्यूज पॉपुलेशन है और ह्यूज हमारे पास मार्केट है। तो हर मतलब कंट्री को ये लगता है कि अगर इंडिया अगर हमारे साथ अगर मिलता है तो हमारी जो पोजीशन है एक अलग तरीके से शिफ्ट हो जाएगी। इसके बहुत सारे रीजन हैं इंडिया के किंग मेकर बनने के, तो एक एक करके हम उन सारी बातों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर मैं यूएसएसआर की देखूं, यूएसएसआर और यूएसए का जो कोल्ड वॉर चला है, तो पहले क्या होता था कि दो ही शक्तियां हुआ करती थी। एक तो था यूएसएसआर जिसको सोवियत संघ बोलते थे, और दूसरा था यूएसए जिसको हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं। तो अगर क्या होता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो जीतने वाली पार्टी में दोनों थे, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि पूंजीवाद था एक तरफ, साम्यवाद था। तो इनके बीच में ये रस्साकसी चलती रही कि जो दुनिया है किस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो इसको लेके था, और इसमें क्या होता था कि हर ये दोनों देश ये चाहते थे, यूएसएसआर और मतलब जो यूएसए हैं, ये चाहते थे कि दुनिया हमारे गुटों में आगे मिलती जाए। लेकिन जो इंडिया एक ऐसा कंट्रीज था, इंडिया इसके साथ में जैसे अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं, इन्होंने नेम नेम नामक एक अलग संगठन बनाया कि हम किसी के साथ शामिल नहीं होंगे। हम अपना अलग ही गुट बना के रहेंगे, हम नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ हम रहेंगे। अगर मैं बात करूं तो इसमें कोल्ड वॉर के टाइम पे देखिए एक तरफ यूएसए था, और उसके यूएसए के साथ में ही आपको यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं ये सारी मिलने वाली हैं, और एक तरफ यूएसएसआर अकेला खड़ा था। क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता रहा तो एकदम जो इकोनॉमिक जो पावर है एकदम कोलैप्स होती चली गई यूएसएसआर की, और इसके बाद जो 1991 में इससे 15 देश अलग हुए। इसके बाद जो रसिया अकेला एक ऐसा देश है, और इसके साथ में इससे जो 15 देश हैं अलग हो चुके हैं। इसके बाद जब हम बढ़ते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि इसी टाइम पे हम ये देखते हैं कि इसी टाइम पे ये हुआ कि मतलब जो चाइना का भी राइज होना शुरू हो गया था। क्योंकि अगर मैं चाइना की राइज की बात करूं तो इन्होंने अपने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हैं 1978 में कर दिए थे। उस समय इनके जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे डेंग जियोपिंग वहाँ पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे। इन्होंने अपनी जो मार्केट को ओपन कर दिया, क्योंकि ये साम्यवादी तो थे लेकिन इनको उससे काम नहीं चल रहा था, क्योंकि जिस तरीके से जो रसिया है यूएसएसआर बर्बाद हुआ था उसको ये बहुत अच्छी तरीके से देख रहे थे। तो उन्होंने कहा हम इस तरीके से बर्बाद होने से बचने के लिए हमें अपनी मार्केट को ओपन करना ही पड़ेगा, जिससे जो विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें और हमारे लोगों को रोजगार दें, जिससे हम एक वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे उभरें। और इन्होंने इसके बाद लगातार ऐसे रिफॉर्म किए कि एकदम ये उभरा भी, और लगातार आज हम देखें तो अगर जीडीपी में ये सेकंड नंबर में है, अगर मैं परचेजिंग पावर की बात करूँ तो परचेजिंग पीपीपी में ये फर्स्ट नंबर में आता है। तो इस तरीके से उन्होंने रिफॉर्म किए हैं, और दुनिया की इस समय जो सबसे
अगर मैं ताकतवर सबसे ज़्यादा इकोनॉमी वाइज अगर देखूँ तो ये दूसरे नंबर में शिफ्ट हो चुका है। अगर मैं चाइना की बात करूँ तो क्या होता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए हमेशा जो पोजीशन रही है यूएसए की, वो ये चाहता है कि जो मतलब जो इसके मतलब कभी ऊपर तो किसी को आने नहीं दे सकता है, लेकिन मतलब अगर इस समय जो चाइना है ऊपर आने की कोशिश कर रहा है मिलिट्री पावर से, इकोनॉमिक पावर से, तो उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने एक पहले क्या हुआ करता था कि ये अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ इनका ज़्यादा ध्यान होता होता था। लेकिन अब इस समय ये होने लगा है कि इनका जो ध्यान है, यूएसए का जो ध्यान है इस समय जो शिफ्ट हो चुका है वो हो चुका है इंडो पैसिफिक रीजन में। पहले की बात अगर मैं करूँ तो इस वाले रीजन में इनका ज़्यादा ध्यान हुआ करता था। अगर मैं सेंट्रल एशिया की बात करूँ, अगर मैं अरबियन कंट्रीज़ की बात करूँ, लेकिन अब इनका जो पूरा ध्यान है यहाँ पे एकदम केंद्रित हो गया है कि किसी भी तरीके से हमें जो चाइना है, चाइना को हमें काउंटर करना है। चाइना की जो मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर है, उसको बढ़ने से रोकना है। इसकी वजह से एक जो अभी देखिए हाल ही में बहुत सारे जो मतलब ग्रुप भी बनने लगे हैं, बहुत सारे ग्रुप बने हैं इसको लेके। अगर मैं एक एक की बात करूं तो इसमें देखिए क्वाड का ही फॉर्मेशन हुआ है। पहली बार जो क्वाड का फॉर्मेशन की जो नींव रखी गई थी, शिंजो अबे जो जापान के उस समय पे जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद जो लगातार मीटिंग इसकी शुरू हुई हैं वो हुई हैं 2017 के बाद से। और इसमें 4 देश आपको मिलेंगे, जिसमें आपको ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आपको मिलने वाले हैं। अगर मैं क्वाड के एडिशनल मेंबर की अगर मैं बात करूं तो जिसमें आपकी न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और वियतनाम 3 देश इसमें ये मिलने वाले हैं। तो इनका काम ये था कि हम जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसमें हम एक ऐसी एकदम इनका इनका वैसा अगर दिखाने के लिए तो दूसरा है, लेकिन इनका जो एग्जैक्ट जो मकसद है वो है चाइना को काउंटर करना, कि चाइना की जो बढ़ती हुई नेवल पावर है, बढ़ती हुई शक्ति है, उसको किसी भी तरीके से रोकना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो अगर मैं और आगे की बात करूं, अगर देखिए क्या होता है कि इंडिया एक अकेला अकेला देश है जो, देखिए मैं बात करूं तो क्या होता है कि इस समय जो यूक्रेन और रसिया की जो वॉर है वो चल रही है, तो इसमें ये हो रहा है कि इंडिया एक अकेला ऐसा मतलब कंट्री है जो पुतिन के साथ में भी मिलते हैं और इस समय जो जो बाइडेन के साथ में मिलते हैं। पुतिन से तो उन्होंने ये भी बोल दिया, बाकी कोई भी लीडरों से ये तक नहीं बोल पाया। इस समय मोदी जी ने यही बोला है कि ये जो टाइम है ये मतलब वॉर का एरा नहीं है। और क्या होता है कि इसी टाइम पे ये मतलब सी जिनपिंग से भी मिले हैं। सी जिनपिंग से भी इनकी बात होती है, इनसे जो बाइडेन की बात होती है, इनसे पुतिन से बात होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी या इंडिया की जो पावर है वो किस लेवल में बढ़ रही है। इंडिया की 2+2 वार्ता भी होती हैं। अगर मैं 2+2 वार्ताएं देखूं तो ये अकेला इंडिया ऐसी कंट्री है जो इन दो देशों के साथ में 2+2 वार्ता करती है, जिसमें आपका यूएसए मिलेगा, जापान मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, रसिया मिलेगा। ये वो कंट्रीज़ हैं जो एक दूसरे की दुश्मन हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ के साथ में इंडिया का अकेला ऐसा कंट्री है कि जिन दूसरों के रूप में बफर का काम करता है, कि इन दोनों के बीच में अगर इस बैलेंस ऑफ शिफ्टिंग का काम करता है कि किस तरीके से बैलेंस जो है इक्वल बना रहेगा। अगर मैं इंडिया की अगर मैं ये बात करूं कि सबसे ज़्यादा इसमें जो अगर मैं क्वाड की बात करूं तो क्वाड में इंडिया के अकेला देश है जिसकी बाउंड्री, लैंड बाउंड्री सीधी चाइना के साथ में लगती है। तो इस वजह से जो इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर क्वाड का कोई सदस्य अगर इसमें इस मतलब चाइना के साथ अगर लैंड बाउंड्री शेयर करता है, तो अब हमारे पास जो मिलिट्री है, मिलिट्री पावर भी हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम चाइना को काउंटर कर पाएँ। क्योंकि अगर अगर हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो हमें हमें इसके भी फ़ायदा उठाना चाहिए कि लैंड बाउंड्री अगर साझा होती है तो हम अगर कभी यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होती है तो हम लैंड के सहारे यहाँ भी इनके ऊपर कुछ भी अटैक कर सकते हैं। तो इसको लेके होता है। और क्या होता है कि बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं अब चाइना से शिफ्ट होके अब इंडिया और वियतनाम में शिफ्ट होने लगी हैं, जिससे जो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग जो हब था उसके रूप में उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो इम्पैक्ट है पड़ रहा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि भारत जिसकी तरफ जाएगा पावर उसी की तरफ हो जाएगा, इसका क्या रीज़न है। अगर मैं ये बात करूँ तो क्या होता है कि एक तरफ तो आपका चाइना रसिया है, एक तरफ यूरोपियन यूनियन और आपका जो वेस्ट पूरा है ये मिलने वाला है, यूएसए और यूरोपियन यूनियन ये मिलने वाला है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर इंडिया इस ग्रुप में अगर शिफ्ट हो जाता है तो पूरा बैलेंस ऑफ पावर यहाँ शिफ्ट होने वाली है। अगर इंडिया यहाँ शिफ्ट होता है तो यहाँ ये बैलेंस ऑफ पावर यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। इसलिए इंडिया की एक ऐसी पोजीशन है, इंडिया कहता है कि हमें किसी की तरफ जाना नहीं है, हम न्यूट्रल न्यूट्रल रहेंगे। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी एकदम न्यूट्रल है, हमें किसी की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और इंडिया देखिए, अब मैं इसकी एक और पोजीशन बताता हूँ। इंडिया का अकेला देश है जो देखिए यूएसए के साथ में अगर मैं देखूँ तो वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, और अभी देख रहे हैं आप क्वाड कंट्रीज़ के साथ में जो मालाबार एक्साइज है, ये भी इंडिया कंडक्ट कराता है। अगर मैं देखिए, अगर मैं रसिया के साथ में देखूँ तो जो इंदिरा है, डिस्पाइट है, ये जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और रसिया के बीच में होती हैं। अगर मैं हैंड इन हैंड एक्सरसाइज की बात करूँ तो इंडिया और चाइना के साथ में होती हैं। ये इंडिया एक अकेला देश है जो दोनों दुश्मन कंट्रीज़ के बीच में, दोनों अगर मैं देखूं तो इनकी जो सोच है वो अलग है। एक साम्यवादी है, एक पूंजीवादी है। तो इनके बीच में अगर कोई मीडिएटर का काम कर रहा है तो वो कर रहा है, बैलेंस ऑफ शिफ्टिंग का अगर काम कर रहा है तो वो कर रहा है इंडिया। अगर मैं इकोनॉमिक वाइज भी देखूं तो इकोनॉमिक वाइज अगर देखें तो क्या होता है कि यूएसए सबसे बड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है चाइना। चाइना अगर मैं 2028 की बात करूं तो 2028 तक जो चाइना है नंबर 1 पोजीशन में आने वाला है, और 2030 तक इंडिया थर्ड पोजीशन में आने वाला है। अगर मैं यूएसए, चाइना और इंडिया की बात करूं, क्योंकि जो जर्मनी और जापान है इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, और इनकी क्या होता है कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। इंडिया एक अकेला देश है जिसकी इकोनॉमी इस समय 6.8 6.1 के आसपास जो एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं उस हिसाब से बढ़ रही है। तो इस समय जो इंडिया की राइज है बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो मतलब अगर मैं बैलेंस ऑफ पावर की देखूं तो इंडिया सच में किंग मेकर के रूप में उभर रहा है, कि जिसकी तरफ इंडिया शिफ्ट होगा जो बैलेंस ऑफ पावर है उसी तरफ मूव करने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।